वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में मौजूद रहे हैं। नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक है अब खत्म हो चुकी है। मध्य क्षेत्र परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में खत्म हो चुकी है। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया है। नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी बैठक में उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, समन्वय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद जो अंतर्राज्य सहयोग और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए गठित एक मंच है, उसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वाराणसी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शिरकत की है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। मध्य क्षेत्र परिषद की जो ये बैठक है अब खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और अब खत्म हो चुकी है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम सीधा आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। मध्य क्षेत्र परिषद जो अंतर्राज्यीय सहयोग और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए गठित मंच है, उसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको सीधा वाराणसी से बता रहे हैं। इस बैठक में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद जुड़ चुके हैं। सिराज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है की गई है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने बैठक के दौरान बाकायदा वहां पर डिनर किया गया और डिनर के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से क्षेत्र का विकास होगा। और मध्य प्रदेश जो बैठक रही है उसमें टारगेट ये रहा है कि आखिर जो हमारे 4 राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहां पर किस तरह से विकास किया जाए, या जो अपराध है, कुछ महिला अपराध रहा हो या पास्को जैसी जो घटनाएं होती हैं, इन सबको लेकर के उस पर चर्चा है। वहीं अगर देखा जाए तो जो जगह है हमारा नेपाल, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उस राज्य से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश पड़ता है, तो उसको लेकर के भी जो अपराधी होते हैं वो इधर से उधर जाते हैं, जिसको लेकर के चर्चा की गई कि आखिर उस पर किस तरह से रोक लगाई जाए ताकि हमारे नेपाल के साथ जो संबंध बने वो संबंध इसी तरह बने रहे। वही सब अगर बात की जाए तो जो है आज सुबह देश के गृह मंत्री ने मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना करने के बाद लगातार 11 बजे से बोर्ड की बैठक चल रही थी और बैठक के दौरान कई विषय पर भी चर्चा की गई है। विजय लक्ष्मी जी, सिराज, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था इस बैठक का? सिराज, आप सुन पा रहे हैं? जी गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में किन किन मुद्दों पर जोर दिया है सिराज? देखिए, अगर बात की जाए देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना रहा है कि अगर किस तरह से केंद्र सरकार की आपको मदद चाहिए, किस तरह से आप अपने क्षेत्र में विकास करते हैं, अगर कहीं पर भी विकास में अगर आपको केंद्र सरकार की मदद चाहिए तो केंद्र सरकार आपके साथ करिए। और वही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आपके जो क्षेत्र है और आपको प्रदेश है, उन प्रदेशों पर अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। और कहीं न कहीं यह भी कहा जा सकता है कि जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक की गई, बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिराज।
तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इसी में जो गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन सभागार में एक बैठक की है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधा बता रहे हैं, जहां पर गाजीपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस सभागार में एक बैठक की है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की है। बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई है। मंत्रियों और अफसरों के साथ ये बैठक की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन सभागार में ये बैठक की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर के पुलिस लाइन में ये बैठक आयोजित की है, जिसमें उन्होंने पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले में विकास कार्यों पर जोर दिया है और साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की है। बता दें, मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे और इसके बाद राइफल क्लब के सभागार में बैठक उन्होंने शुरू की। बैठक दोपहर 3:10 पर शुरू हुई, जो कि 4:40 तक चली, जिसमें जिले के विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के प्रगति की समीक्षा भी की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई है। सीएम योगी ने पुलिस लाइन में ये बैठक आयोजित की है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने पुलिस लाइन में बैठक आयोजित की है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है और बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा भी की गई है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्रियों और अफसरों के साथ भी उन्होंने बैठक की है। गाजीपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने पुलिस लाइन में बैठक आयोजित की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता साहिद जुड़ चुके हैं। साहिद, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? दोपहर 3:10 पर राइफल क्लब में सीएम योगी का आगमन था। हेलो, बोलिए। जी बताएं। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य था और किन किन विकास योजनाओं पर चर्चा की गई? साहिद, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रहा थोड़ा। शायद गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य था और किन किन विकास योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा की गई? जी हम बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरना था, लेकिन वो अभी 20 मिनट लेट है और वो इस समय वो राइफल क्लब में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा कर रहे हैं। अभी मीटिंग चल रही है। अभी इस समय योगी आदित्यनाथ जी अभी राइफल क्लब से निकले नहीं है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इकोना में क्रांति कार्यकर्ताओं सम्मेलन में हिस्सा लिया और 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बेरोजगारी, बिजली कटौती और शिक्षा के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अब कबाड़ बन चुकी है और जनता अब दंगे, बुलडोजर और हिंदू मुस्लिम से तंग आ चुकी है। अभी कल ही आपके श्रावस्ती जिस जगह बैठे हुए हैं, एक बीजेपी का जिला अध्यक्ष 40 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे अपने? स्मैक के साथ पकड़े जाते हैं। इनके यहाँ बहुत बहुत धाकड़ नेता हैं जिनकी आप तस्वीरें देखते हैं, तो कितनी बातें करें इनके बारे में। इनके बारे में तो बात भी करना शर्म आती है। सर, लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला था कि सभी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी है। क्या जो आप चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का या है, क्या साथ में लड़ेंगे या अलग? देखिए, पंचायत का चुनाव तो कभी सिंबल पे होता नहीं है और पंचायत का भ्रष्टाचार और अपराध की बात आती है। अभी कल ही आपके श्रावस्ती जिस जगह बैठे हुए हैं, एक बीजेपी का जिला अध्यक्ष 40 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे अपने? स्मैक के साथ पकड़े जाते हैं। इनके यहाँ बहुत बहुत धाकड़ नेता हैं जिनकी आप तस्वीरें देखते हैं, तो कितनी बातें करें इनके बारे में। इनके बारे में तो बात भी करना शर्म आती है।
सर, लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला था कि सभी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी है। क्या जो आप चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का या जो है, क्या साथ में लड़ेंगे या अलग? देखिए, पंचायत का चुनाव तो कभी सिंबल पे होता नहीं है, और पंचायत का अभी भ्रष्टाचार और अपराध की बात आ रही है। अभी कल ही आपके श्रावस्ती जिस जगह बैठे हुए हैं, एक बीजेपी का जिलाध्यक्ष 40 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे आपके? स्मैक के साथ पकड़े जाते हैं। इनके यहाँ बहुत बहुत धाकड़ नेता हैं जिनकी आप तस्वीरें देखते हैं, तो कितनी कितनी बातें करें इनके बारे में तो बात भी करना शर्म आती है। सर, लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला था कि सभी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी है। क्या जो आप चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का या जो है, क्या साथ में लड़ेंगे या अलग? देखिए, पंचायत का चुनाव तो कभी सिंबल पे होता नहीं है, और पंचायत का अभी भ्रष्टाचार और अपराध की बात आ रही है। अभी कल ही आपके श्रावस्ती जिस जगह बैठे हुए हैं, एक बीजेपी का जिलाध्यक्ष 40 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे आपके? स्मैक के साथ पकड़े जाते हैं। इनके यहाँ बहुत बहुत धाकड़ नेता हैं जिनकी आप तस्वीरें देखते हैं, तो कितनी कितनी बातें करें इनके बारे में तो बात भी करना शर्म आती है। सर, लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला था कि सभी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी। तो भाजपा नेता अरविंद राजभर ने मऊ में समीक्षा बैठक की और कार्यकर्ताओं से मऊ सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि सदर विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव की आहट तेज हो गई है। राजभर ने कहा कि वे एनडीए गठबंधन में हैं और अगर ऐसी स्थिति आई तो भाजपा से बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों की शिकायत मिल रही है लेकिन कार्रवाई नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ की कार्रवाई ना हो पाओ भाई? गाजीपुर और फैजाबाद। देखिए, मऊ अल्पसंख्यक अधिकारी बदल दिया गया है, आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, उसने ज्वाइन भी कर लिया है। मऊ की शिकायतें आती थी, यहाँ के लोगों के पत्रकार भाइयों के द्वारा बताई जाती थी, उसको यथाशीघ्र हटाया भी गया है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, तो वो अलग का विषय है। रही बात गाजीपुर की, तो गाजीपुर में यह समस्याएं आई हैं, हमको भी अवगत कराया गया है। जिस दिन हम गाजीपुर जाएंगे उस दिन उसका भी समाधान करके हम आपको बता देंगे। एक शहरों में प्राइमरी विद्यालय है जो 4 साल से तोड़ करके उसी तरह से पड़ा हुआ है। 400 बच्चे हैं, जिला अधिकारी अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करा चुके हैं और प्रधान जी परेशान है। उसकी लड़ाई हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे जी खुद ही लड़ रहे हैं। लेकिन वो उन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा जो नदी के किनारे बना हुआ है? उसकी चिंता हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी को भी है, क्योंकि उस स्कूल से इनका बहुत पुराना रिश्ता भी है और ये खुद लगे हुए हैं। मैं खुद 2 दफ़े की बात किया हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आज ही माननीय डीएम साहब से मैं बात करूँगा कि आखिर वहाँ की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि मऊ जनपद की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान यथाशीघ्र होना चाहिए, जो समाधान होने लायक है और जिसमें टाइम टेकिंग है, तो जो भी समय लें उस समय के अधीन होकर के वो समस्या का समाधान हो। हम बात करेंगे आज डीएम साहब से और बेसिक शिक्षा अधिकारी से। अभी आपने रोडों की बात की है, कोपागंज से कसारा तक 8 साल बीत गया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, 50 की मौत हो चुकी है। देखिए, मैंने चुनाव में भी इस बात का जिक्र किया था। मैं खुद उस सड़क पर घूमता था तो मुझे खुद कष्ट होता था और उसका पैसा वैसा भी आ गया है। किस विवाद में वह रास्ता नहीं बन पा रहा है, अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है। टेंडर को लेकर के बार बार वहाँ छीना झपटी हो रही है, मारपीट हो जा रहा है, तो वो समस्या सिर्फ उसमें चला गया है। लेकिन हमारा यह है कि यहाँ एक बार हम आ रहे थे, किसी की शादी थी किसी चौहान जी के घर पर, तो हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि फागू सिंह जी बैठे थे गाड़ी में। हमने इनसे जिक्र किया कि आखिर यह रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है, तो इनके द्वारा यह बताया गया कुछ टेक्निकल मामला है टेंडर को लेकर के, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे जिससे कि रास्ता बन जाए। पूरे मऊ का वही एक रास्ता है जो गड़बड़ है, जो बनना चाहिए, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और उस रास्ते से आना जाना सबका है। सर, लगातार अल्पसंख्यक अधिकारियों की शिकायत मिल रही है लेकिन कार्रवाई नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ की कार्रवाई ना हो पाओ भाई? गाजीपुर और फैजाबाद। देखिए, मऊ अल्पसंख्यक अधिकारी बदल दिया गया है, आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, उसने ज्वाइन भी कर लिया है। मऊ की शिकायतें आती थी, यहाँ के लोगों के पत्रकार भाइयों के द्वारा बताई जाती थी, उसको यथाशीघ्र हटाया भी गया है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, तो वो अलग का विषय है। रही बात गाजीपुर की, तो गाजीपुर में यह समस्याएं आई हैं, हमको भी अवगत कराया गया है। जिस दिन हम गाजीपुर जाएंगे उस दिन उसका भी समाधान करके हम आपको बता देंगे। एक शहरों में प्राइमरी विद्यालय है जो 4 साल से तोड़ करके उसी तरह से पड़ा हुआ है। 400 बच्चे हैं, जिला अधिकारी अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करा चुके हैं और प्रधान जी परेशान है। उसकी लड़ाई हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे जी खुद ही लड़ रहे हैं।
11 मोहल्ला इमामबाड़ा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। एक छोटी पुलिया टूटी है जिसमें सरिया निकली हुई है, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती है। नालों पर अतिक्रमण के कारण हल्की बारिश में भी दुर्घटनाओं तक घुटनों तक पानी भर जाता है। वार्ड के सभासद आजम अली ने बताया कि उन्होंने समस्याओं से नगरपालिका अध्यक्ष को अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगाए हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं? समस्या भैया हमारी इस तरह है कि ये पुल टूटा हुआ है, ये कई दिन से हादसा हो रहा है, इस पे पानी का निकासी नहीं है, गंदगी ज़्यादा है। जब तक हमारा जो है ये काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा। कुल मिला के जब तक आप विकास नहीं करेंगे तो वोट बिल्कुल नहीं, तो वोट नहीं करेंगे। किन मुद्दों को लेके आपने चुना था यहाँ के सभासद को, यहाँ के चेयरमैन को? चाहे फिर चेयरमैन को इसलिए चुना था कि भाई यहाँ साफ सफाई हो जी, लोगों का विकास हो। कुछ योजनाएं आ रही हैं तो वो योजनाएं तो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो योजनाएं भी जो हम लोग को नहीं मिल रही है। उसमें राशि जो है तब चेयरमैन यहाँ नगर पालिका की एक दिन भी यहाँ नहीं आए हैं किसी को देखने के लिए। तमाम तरह की सरकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, क्या उनको सारी योजनाओं के बारे में अभी तक अवगत नहीं कराया गया? आप लोग जानकारी किसी से पूछिए, कोई जानकारी यहाँ नहीं है किसी को। कोई स्कीम है तो किसी गरीब को मिलना चाहिए, कोई स्कीम किसी को मिल नहीं रही। कुछ अभी आप एक खंबे का जिक्र कर रहे थे, इस खंबे के क्या समस्या है? खंबे में करंट उतर रहा था, इससे एक जो है गाय जो है मर गई करंट लग करके। अगर वो गाय नहीं मरती तो 3-4 बच्चे उसमें जो है लपट के मर जाते। इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या वो घर वाले होते या जो है बिजली विभाग वाले होते या चेयरमैन साहब होते? कौन होता इसमें? इस तरीके से तमाम तरह की जटिल समस्याएं, वो चाहे फिर जल भराव हो, वो फिर चाहे पुल जो टूटा है, सरिया निकली है वो है, ये फिर चाहे खंबे का करंट हो, इन सभी समस्याओं को लेकर आपने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद कोई समाधान हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। क्या चाहते हैं आप सभी लोग? क्या चाहते हैं? सभी ये चाहते हैं कि जो है यहाँ सारे अधिकारी आ जाए, मुआयना कर लें कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद साफ सफाई हो जाए, लोगों को योजनाएं मिले, साफ सफाई हो, ताकि जो है बच्चे यहाँ बीमार न हो। एक दिन किसी नाली के अंदर कोई जो है छिड़काव नहीं हुआ दवा का, अंदर घर में मेंढक घुस जा रहे हैं, सांप घुस जा रहा है और जो है मच्छर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काट लेते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? तो आपकी जो प्रमुख मांगे यही हैं कि जल भराव की समस्या खत्म हो, जल भराव की समस्या खत्म हो जाए, हाँ, पूरा यहाँ से खत्म हो जाए, साफ सफाई हो, और ये जो टूटा हुआ है पुल का, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बिजली विभाग की लापरवाही से जनता परेशान है। पिछले 24 घंटे से जिला मुख्यालय में बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे लोग गर्मी में परेशान हैं। स्थानीय विधायक मनोज प्रजापति ने हमीरपुर पावर स्टेशन का दौरा किया और सब डिविजनल ऑफिसर को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा। तय हो गया, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की नाकामी की वजह से पूरा शहर त्रस्त। पब्लिक खड़ी है 15 दिन का हो गया जी। ये पब्लिक चूंकि आप खड़ी है, कल रात में लाइट नहीं थी, परसों रात भर लाइट नहीं थी, आज भी स्थितियां यही हैं और यहाँ का जो अधिकारी है सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। इसका निस्तारण कैसे होगा? मौके पे अभी एक्शन आ रहे हैं, पूछते हैं क्या समस्या है। शामली जनपद के कांदला कस्बे का नई बस्ती में पिछले 40 सालों से पानी की निकासी नहीं हुई है, जिससे सड़कों पर जल भराव हो रहा है और बस्ती के लोग परेशान हैं। बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन कर समस्या के निस्तारण की मांग की। उनका आरोप है कि उन्होंने सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान सहित कई स्थानों पर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। मोहम्मद इंतजार है जी। अच्छा इंतजार जी, आप लोगों ने जो यहाँ पे प्रदर्शन किया, क्या मामला है पूरा? भाई यहाँ हमारी गली की समस्या है, इसमें बरसों से पानी भरा रहा है, इसकी कोई भी समाधान नहीं कर रहा, ना कोई मंत्री, ना कोई प्रधान, ना कोई जिला पंचायत, ना कोई विधायक, कोई नहीं आता यहाँ से। तो आप लोगों ने शिकायत की गई सर? इसकी शिकायत हमने सब जगह कर ली थी।
कहाँ पे? राशन के यहाँ भी, पंचायत के यहाँ भी, ग्राम प्रधान के यहाँ भी, ब्लॉक में भी, सब जगह कर लिए, सब नंबर ले गए और अपना टलका के देते हैं। तो आपके मौजूदा प्रधान क्या बोलते हैं? चमन सिंह जी की कह रहा जी हमारे पास तो समय नहीं है ना मेरे पास पैसा है इसका समाज रखना। अच्छा, तो ये बस्ती आपकी नई है, कॉलोनी है, पुरानी है? ये पुरानी है जी, 40 साल पुरानी बस्ती जी है। अच्छा, तो प्रधान का आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम तो ये चाहे जी इसकी पानी की निकासी हो जाए, सही तरीके से समाधान हो जाए इसका, जरा सी बारिश सकते यहाँ पानी भर जाए। तो प्रधान ने आपकी सुनवाई नहीं की? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद है। अच्छा शमशाद जी, अभी आप लोगों ने जो यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, क्या मामला है पूरा? भाई यहाँ निकासी नहीं है, सबसे बड़ी तो परेशानी है कि 2 बूंद पड़ जाओ सारी नालियों का, घरों का पानी सड़क पे इकट्ठा हो जाए। अच्छा, हमने प्रधानमंत्री में भी, मालिक राशन के भी, अपने प्रधान के भी, ब्लॉक में भी, हर जगह शिकायत कर दी, पोर्टल पे भी। अच्छा, कोई भी आगे यहाँ सुनने वाला अधिकारी नहीं है। क्या कहते हैं सब लोग? बस तुम चलो अपना फोन नंबर दे दो, हमारे कोई आता ही नहीं। प्रधान का क्या कहना है? प्रधान का यह कहना है कि मेरे तो 2 माह रह रहे, मैं 18 लाख रुपए के नीचे हूँ, इसलिए मेरे बस का कुछ नहीं है, जहाँ तरह जी करे वहाँ जाओ अपना काम करा लो। मैं तो लेटर दे सकूँ एक राशन का। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहें कि भाई यहाँ से पानी की निकासी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मकानों में तरेड़ आ रही, कोई भी हादसा हो सके। गंदगी इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, यहाँ से इतनी गंदगी है कि शामली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कैराना में मृतक देवेंद्र के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि योगी पुलिस कब्र में छुपे हथियारों को भी बाहर निकालेगी और पनाह देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने डीजीपी से बात कर आरोपियों और साजिशकर्ताओं पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है। मैं कैराना में देवेंद्र जी के आवास पर गया था, बहुत ही दुखद है। अभी कुछ ही दिन पूर्व गुंडों ने और जिस तरह से नरसंस हत्या हुई है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक मुलजिम बचा है, बाकी जेल भेजे गए हैं। साथ ही देवेंद्र चौधरी जो मामोर में मर्डर हुआ है, उसमें भी मोमिन, फुरकान, ये जितने भी लोग अपराधी हैं सब एनकाउंटर के बाद जेल गए हैं। डीजीपी साहब से भी बात हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के लिए नजीर है, तो यहाँ किसी गुंडे को, माफिया को छूट नहीं है। कुछ लोगों को कैराना का विकास अच्छा नहीं लगता, कैराना में बढ़ता हुआ उद्योग अच्छा नहीं लगता, यहाँ के किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, यहाँ के जो व्यापारी अब स्वच्छंद होकर के व्यापार कर रहे हैं उन्हें पीड़ा होती है। इसलिए बीच बीच में राजनीतिक संरक्षण में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन अपराधी कब्र में भी छिपा होगा तो वहाँ से निकाल कर, और उनके संरक्षणकर्ता जो हैं वो भी सब चिन्हित हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध है, लगातार काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई नजीर बनेगी कि 7 पीढ़ियों तक अपराधी साहस। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी ही 9 वर्षीय बेटी से जबरन देह व्यापार करा रही थी। बच्ची ने परेशान होकर एक वीडियो वायरल कर पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस ने मां सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ पर एक बालिका जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसके द्वारा राहगीर चलते अजय नाम के व्यक्ति को यह बताया गया कि एक उसकी माँ, जिसका नाम गीता भाई पर मानिक चंद है, 2 वर्षों से जय व्यापार जैसा खाने खिला रही है तथा बार बार उसको प्रताड़ित करती है और मारती पीटती है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका धारा पंजीकृत किया गया तथा उसकी माता गीता भाई को मानिक को हिरासत में लिया गया है। तथा आगे भी पूछताछ में पता चला है कि उसके द्वारा, उसकी माता द्वारा
बालिका को 2 वर्ष पहले गोद दिया गया था और उसके बाद से ही वह उसका देखभाल कार्य करा रही है। इस संबंध में ये कैसा दौर है? इस दौर में अब छोटे मासूम बच्चे अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। जिन माता पिता की बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, वही माता पिता अब अपने मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी पर उतर आए हैं। दरअसल थाना सदर क्षेत्र आगरा में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले को जिसने भी सुना वो सुनकर हैरान रह गया और उसकी आंखें नम हो गईं। दरअसल एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची ने अपनी ही मां के ऊपर उसको देह व्यापार में ढकेल देने का मामले का खुलासा किया है। इस मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस एक्शन मोड में आई और पुलिस ने उसकी मां यानी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के अंदर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों से जांच पड़ताल करके पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब भी मामले की जांच जारी है। दरअसल बच्ची ने एक वीडियो वायरल किया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरा मामला खुल सका। बच्ची का आरोप है कि उसकी मां उससे देह व्यापार मारपीट के बल पर कराया करती थी। उसको मारा पीटा जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था और उससे देह व्यापार कराकर धन अर्जित किया जाता था। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस किस तरह का सख्त एक्शन लेती है कि अब दोबारा इस तरह की वारदात को कोई अंजाम देने से पहले। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हुई महिला की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि 18 जून को एक बहुमंजिला इमारत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान सोनिया के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि सोनिया के संबंध फारुखाबाद निवासी किसान लाल से थे। सोनिया किसान लाल पर शादी का दबाव बना रही थी और पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर किसान लाल ने 17 जून को चुन्नी से गला घोंटकर सोनिया की हत्या कर दी। मैम, एक महिला की हत्या का खुलासा किया है, खूब क्या है पूरा मामला? दिनांक 18/6/2025 को डायल 112 के माध्यम से थाना साहिबाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की बॉडी उसके कमरे में 5वें मंजिल पर है। तो उस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद उसकी पंचायतनामा भर करके जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। तो मृत्यु का कारण गला दबाने का आया है उसमें। फिर उसके बाद तत्काल थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से एक अभियुक्त प्रकाश में आया था। उस अभियुक्त को जो है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है और जो अभियुक्त गिरफ्तार है उसका नाम किशनपाल पुत्र राम सिंह है। ये निवासी बेसिकली फरुखाबाद का रहने वाला है। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इसकी जान पहचान मृतिका से लगभग 2 साल पहले इंस्टाग्राम पे हुई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे, उनकी बातचीत होने लगी और वो इसके घर पे कई बार मिलने भी आता था, इसके संपर्क में था। 1 साल पहले जब अभियुक्त की शादी हो गई थी महिला से, चांदनी नाम की महिला से, और उसकी अब 1 महीने की अब पुत्री भी है, तब ये महिला इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दी थी कि तुम जो है अपने परिवार छोड़ करके मेरे साथ रहो और जो है मतलब अपना परिवार छोड़ दो, इस तरह का ब्लैकमेल करना शुरू हो गई थी। तो ये परेशान होकर के इसके घर पे आया उस दिन 18 तारीख को और इसने उसे जान से मारने की मऊ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 12 कुंटल 70 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गांजा डीसीएम गाड़ी में घरेलू सामानों के बीच छिपाकर असम से लखनऊ ले जाया जा रहा था और आर्मी के नाम पर फर्जी कागजात भी बनाए गए थे। चेकिंग के दौरान शहर कोतवाली थाना क्षेत्र से इसे बरामद किया गया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल मुखबिर का सूचना प्राप्त हुआ कि नलीमुद्दीन अदालत के पास भी एक डीसीएम है पड़े रहे थे। उसमें तुरंत जो संयुक्त टीम इसमें इसी काम के लिए गठित हुई थी, एसटीएफ लखनऊ का टीम और एसओजी थाना कोतवाली का टीम तुरंत जाके जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पता चला कि ये डीसीएम से लगभग 12 क्विंटल 70 केजी और 900 ग्राम गांजा जो आर्मी का जो ऑन ड्यूटी दिखा के आसाम से लेके जा रहे थे, इसको बरामद किया है। इसी जो ड्राइवर है उनका नाम जनार्दन पांडे है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है।
और इसमें बाकी लोग 3 लोग और भी शामिल हैं, इन लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या क्या ये कुछ है? असम से आ रहा था, ये लखनऊ ले जा रहे थे। तो सर पिछली बार भी इसी तरह से पकड़ा गया था। झांसी में बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों और खांसी के टीबी में बदलने की संभावना पर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग तकनीकों से ये पता लगाया जा सकता है कि खांसी टीबी की है या साधारण। उन्होंने फेफड़ों के रोग और सोते समय खर्राटों जैसी बीमारियों के निदान और कारणों पर भी बातचीत की। का मौसम जो है लग चुका है। तमाम प्रकार की जो मौसमी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच देखी जा रही हैं। और आज हमारे साथ चर्चा पर है डॉक्टर आशुतोष मिश्रा अर्थात हॉस्पिटल झांसी बैठते हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि तमाम प्रकार की जो मौसमी बीमारियों में सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बीमारी होती है छाती रोग का होना, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर आपका तहलका डिजिटल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर जिस तरीके से मौसम ने भी करवट ली है, गर्म से लोग देखा जाए तो बारिश में सर्द गर्म दोनों रहेंगे और तमाम प्रकार छाती रोग को अगर विशेष तौर पे देखा जाए, क्योंकि खांसी का आना, ठंडा पड़ जाना, इन लोगों को लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों में बीमारियां देखी जाएंगी। इस पर आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? ये जो ज़्यादातर खांसी, जुकाम, सांस में दिक्कत, ये जो बीमारियां होती हैं ज़्यादातर एलर्जी के प्रभाव की वजह से होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भी सीजन चेंज होता है या मौसम चेंज होता है तभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है हल्का फुल्का जो है मौसम में ठंडाहट आ जाती है, तो उसकी वजह से एलर्जी वाले जो कण होते हैं वो ठंडाहट वाली जो हवा होते हैं उसमें ज़्यादा मिलते हैं करके, तो उसकी वजह से वो नाक और मुंह के सहारे हमारी छाती में चले जाते हैं और सूजन फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी, जुकाम, सांस में दिक्कत ये होती है। तो बेहतर है, मैं सबसे पहले हमेशा अपने पेशेंट लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले तो एलर्जी वाले कण को अंदर ही मत जाने दीजिए। आप जब भी अब आप इस मौसम में निकल रहे हैं, आपको पता है कि एलर्जी है, तो बेहतर है कि आप कोई मास्क लगा के चलें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बीमारी जो है आगे ना बढ़ पाए और हम उसको किसी तरीके से रोक के दवाइयों से बचे रहें, क्योंकि हर शाहजहांपुर के थाना कोतवाली पुलिस ने नकली करेंसी तस्करी का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 4,61,000 रुपए के नकली नोट, एक कार, एक मोटरसाइकिल और नोट छापने से संबंधित सामग्री बरामद हुई है। आरोपियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने नकली नोट छापने की ट्रेनिंग ली थी और फिर अलग अलग जिलों में ठगी करना उन्होंने शुरू कर दी थी। में आज प्रातः एक ब्रीजा कार से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक मुरादाबाद का डॉक्टर नफीस अहमद है, उत्तराखंड के एक पंकज गंगवार है और शाहजहांपुर का एक निखिल मिश्रा है। इनके पास से लगभग 4,61,000 के नकली नोट, साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल, ये नोट बनाने के तमाम उपकरण जिसमें कि लैपटॉप, प्रिंटर, जो इसमें वाटरमार्क बनाने का जिससे बनाते थे और जिससे ये सिक्योरिटी थ्रेड बनाते थे, वो सभी मिले हुए हैं। ये नोट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर नफीस ये मुख्य इसका प्रिंटर है, इसने कहीं से इसको बनाने का ट्रेनिंग ली थी और ब्रोकर्स के थ्रू इन नोटों को खपाता था और 2018 से इसके द्वारा बताया गया कार्य किया जा रहा है। इस बारे में और गहन पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 जो उनके ब्रोकर्स हैं, अमरोहा जिले के रजापुर थाना क्षेत्र के गांव बागड़पुर माफी में बीती रात चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने 4 घरों से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 20 लाख का माल साफ कर दिया। थाना प्रभारी कोमल तोमर ने बताया कि चोरी के मामले में ग्रामीणों ने तहरीर दी है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कहाँ रहते हैं आप? बागड़पुर माफी। बागड़पुर में रहते हैं। रात चोरी हुई है, कहाँ चोरी हुई है? गाँव में? गाँव में 4-5 जगह हुई है। आपके यहाँ भी हुई है? हाँ। कितने सामान आपके यहाँ से क्या गया है? हमारे यहाँ से 25,000 रुपये नगद। हाँ। बाकी सामान कुछ नहीं गया। अच्छा, बाकी कुछ नहीं गया। हाँ, पुलिस को तहरीर दे दी आपने? हाँ। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कुछ न क्या, वो तहरीर करके चले गए। अच्छा, तहरीर लेके चले गए। गाँव में जैसे चोरी हुई है तो कैसा माहौल है गाँव में?
गाँव में। ये कई जगह चोरी हो गई है। हाँ तब तो खलबली समझ गए। आपका राहुल राहुल, चोरी हुई है घर में, कितने का सामान गया है? लगभग 4 लाख रुपए का। क्या क्या सामान चला गया? सोने की चीज़ें हैं, चांदी की हैं। अजी चोर आपको कैसे पता लगा? मैं ड्यूटी पे था, मम्मी ने फ़ोन कराया था। अच्छा, मम्मी ने फ़ोन कराया था। फिर मैं आया वहाँ। तो अभी पुलिस से शिकायत की आपने इसकी? हाँ गए थे थाने, FIR दे गए। तो क्या कह रहे हैं, पुलिस ने क्या कहा? कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। यहाँ और घरों में भी तो चोरी हुई है? हाँ हुई है, ये हमारे पड़ोस में है एक घर। कितने घरों में हुई है? लगभग यहाँ 5 घरों में आए थे, लेकिन 4 घरों में ही चोरी हुई। 4 घरों में। धर्मवती कहाँ रहती हैं आप? बागलपुर। ये जो चोरी हुई है, कितना सामान इसमें चला गया है? इसमें सब सामान चला गया, कपड़े, चीज, लत्ता, सब कुछ नहीं रहा। अच्छा, कितने बजे आए थे चोर? चोरों को तो 12 से बाद को आए। तुम लोग कैसे पता लगा? 4 बजे। 4 बजे पता लगा। हाँ। तो उसके बाद आप थाने गए? ये नहीं गए? थाने नहीं गए, फोन करा मैंने अपने लौंडे को। अच्छा। फोन करवाया, मैंने सामान देखा नहीं। हाँ हाँ। किवाड़ खुले देखे, मैंने गोद भी नहीं गिरा, उठ कर भीतर भी चली गई, गोद भी नहीं गिरा मैंने। मन की किवाड़ खुल गया, फिर मैंने जी छोटी वाली बुला ली, बज गई। फिर राहुल के लौंडे पे फोन करवाया। फिर अभी कितने का सामान टोटल होगा अगर पैसों की बात करें जाए तो? 4 लाख से ऊपर है। 4 लाख से ऊपर है? ऊपर है, सोना है। आगरा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के दावे शहीद नगर में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला शहीद नगर तिराहा और आसपास का क्षेत्र अवैध कब्जे और खुले में मांस की बिक्री का गढ़ बन चुका है। रात होते ही सड़कें मांसाहारी रेस्टोरेंट के कब्जे में आ जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम और गंदगी की समस्या बढ़ जाती है। स्मार्ट सिटी को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के नगर निगम के द्वारा लाख दावे किए जाते हैं। दरअसल ये दावे खोखले हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। आगरा में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जाता है, बेखौफ दुकानदार अतिक्रमण करते हैं और स्थानीय पुलिस भी नज़रअंदाज कर देती है और वहीं नगर निगम भी आंखें बंद किए बैठ जाता है। मुख्य रूप से बात कर रहे हैं हम आगरा के सदर क्षेत्र के शहीद नगर तिराहे की। शहीद नगर तिराहे से बड़ी मस्जिद की तरफ जाने वाला मार्ग और शहीद नगर तिराहे से भगत सिंह की ओर जाने वाला मार्ग, ये दोनों मार्ग मुख्य मार्ग हैं, चौड़ी सड़क हैं, लेकिन रात होने के बाद ये किसी सकनी गली के अंदर तब्दील हो जाते हैं। लोगों को यहाँ से गुजरने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दरअसल बात यह है कि यहाँ के जो मांसाहारी रेस्टोरेंट संचालक हैं वो अपनी भट्टियाँ यानी काउंटर सड़क के बीचों बीच लगा लेते हैं और उसके भी आगे यहाँ वाहन पार्क कराए जाते हैं। लोग मांसाहारी व्यंजन बाहर वाहनों पर बैठकर खाते हैं। शाकाहारी लोगों को यहाँ से निकलने में रात के समय भारी समस्या होती है और इससे वातावरण बाधित होता है और इसके साथ ही यहाँ शांति भंग होने का खतरा भी बना रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम एक तरफ जहाँ आगरा को अतिक्रमण मुक्त बनाए जाने का दावा करता है, वो कब तक शहीद नगर को और शहीद नगर से गुजरने वाले लोगों को इस दमंगई से, इस अवैध अतिक्रमण से खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।